बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते रहें। जब आप हंसेंगे आपके सामने वाला भी आपको देख के मुस्कुराएगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। पॉजिटिव रहेंगे, सारा दिन अच्छा गुजरेगा, अच्छी वाइब्स आएंगी। इर्द गिर्द वाले लोगों को थोड़ी सी स्पेस दें, थोड़ी सी आसानियाँ दूसरों के लिए पैदा करें, आपकी अपनी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, समटाइम मैं आप अक्सर लगता है टीवी पे कोई और भी ऐसी बातें कर रहा हो ना भाई, आप तो बड़ी आसानी से खुद भी हम चीज़ें फील करते हैं, खुद भी हमें बहुत सारे समटाइम गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन इंसान है, ये सब तो साथ साथ चलता ही चलता है, फितरी अमल है। लेकिन भुला के चीज़ें आगे चलना जो है वो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होता है। इसको अपनी ज़िंदगी का खासा बना लें, कामयाब ज़िंदगी अगर चाहते हैं। ख़बरों से हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। 11 बजे वाले सेगमेंट में आपकी बर्थडे भी विश करेंगे और इसके साथ साथ सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे। सबसे पहले कुछ स्मॉग की सूरत हाल में कदरे बेहतरी आई है, बट स्टिल स्मॉग है। लेकिन हुकूमत की जानिब से अब वो जो मय्यज़ लिए जा रहे थे इसको कंट्रोल करने के लिए उसमें रिलैक्सेशन आना शुरू हुई है। अब ये तो हमारे सीनियर रिपोर्टर्स ही बताएंगे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसके साथ साथ ये अमल जो है आगे जाके हमारे लिए, खैर मैंने तो कल सेक्रेटरी साहिबा से भी कहा था, सेक्रेटरी इन्वायरमेंट हमारे साथ ही, कि ये तो अल्लाह ताला ने करम किया, लेकिन अगर आने वाले सालों में आप चाहते हैं कि हम इस स्मॉग से महफूज रह सकें तो आज ही ये ठान लें कि आज ही कुछ ऐसा करना है, आज से ही वो इकदाम शुरू करने हैं कि आने वाले सालों में हमारे लिए आसानी हो। अब देखें क्या होता है। आज की पहली खबर की तरफ चलना है। सीनियर रिपोर्टर्स आमिर रज़ा खान साहब और वकास अहमद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वकास, आपकी तरफ आ रही हूँ। बेतहाशा ऐसे वाक़यात हुए, बट हमने उनसे सीखा कुछ नहीं, एक और बच्चे की ज़िंदगी चली गई। अब ये तो इतना अफसोसनाक वाक़या ना कि जब मुझे पता चला तो बिलीव में मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये वाक़या विद इन द प्रिमिसेस ऑफ चिल्ड्रन हॉस्पिटल हुआ है। क्योंकि हम बाहर रोड्स पे, गलियों पे आप ये हम देखते हैं कि लोग ढक्कन उठा लेते हैं, मेंटेनेंस उस तरह से नहीं होती। तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के प्रिमिसेस के अंदर मुझे ख़ुद ये यकीन नहीं हो रहा था। तो मैंने 3-4 दफ़ा चेक किया और इस एक पॉइंट चेक किया कि क्या ये प्रिमिसेस चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बाउंड्री वाल के अंदर है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल अंदर है, और एडमंड जो ब्लॉक है उसके साथ ही मोली का छोटा सा पार्क है। और जैसे करते हैं कि उन्होंने लकड़ियाँ लगा के ऊपर उसको ढांपा हुआ था। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इनका इकलौता बेटा था। ये खातून टीचर है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक माँ जो है ना वो इसको, और उसको ना उनको शक था ये शायद उतना बोलता नहीं है जितना इसको बोलना चाहिए। 3 साल एज हो गई है, तो वो चेकअप के लिए आए थे। तो अब आप देखें कि फिर ये भी नहीं है कि आप क्या हॉस्पिटल के किसी ऐसी जगह पे चले गए हैं जिसको जहाँ पर इंतज़ामिया की नज़र नहीं जाती। ये एडमंड ब्लॉक से बिल्कुल, जैसे एडमंड ब्लॉक है इसके सामने एक पार्क उन्होंने बनाया हुआ है ताकि, तो उससे भी बड़ी बदकिस्मती हमारी ये कह लें, ये वाक़या 2-2.5 दिन बाद रिपोर्ट हुआ। उससे पहले क्या वो हस्पताल की इंतज़ामिया ने क्या वो इस वाक़े का, जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यार आप देखें आपके पास स्टाफ है, आपके पास फंड्स हैं, आपके पास डेजिग्नेटेड टीम है जिनका यही काम है। तो अगर आप एक छोटे से प्रिमिसेस के अंदर जहाँ पर आपके ना तो वसाइल की कमी है, ना आपके पास अफरादी क़ुव्वत की कमी है, तो वहाँ पर आप भी वो नहीं अपनी जिम्मेदारी निभा सके, तो हॉस्पिटल्स ने वहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो मज़ेदार बात यह है कि जब हॉस्पिटल ने इंक्वायरी की तो तब भी उन्होंने कहा कि जी कि किसी की कोई नेग्लिजेंस या किसी की गफलत नहीं है, ये एक हादसा हो गया है। वो तो मेहरबानी हो पुलिस की कि पुलिस थोड़ी सी बैकफुट पे चली जाती है किस तरह के वाक़यात में, कि कल को अगर ये वाक़या निकल गया तो हमारे एंड पे बात आएगी। तो वो उन्होंने 174 सेक्शन की एक जो है वो कार्रवाई कर ली कि ये वाक़या ऑन रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर कर लिया। अदरवाइज़ अगर आप कहेंगे ये हुआ ही नहीं है, अगर ये पुलिस की भी कार्रवाई ना की होती तो अब मेरी एक्सेस में फैमिली भी नहीं थी, कसूर से चुनिया से थी, शायद उसको ढूंढते, बड़ी भी एफर्ट हम करते तो 3-4 दिन और लग जाते, फिर भी ये वाक़या नहीं होना था। तो बात तो सिर्फ सिंपल सी ये है कि जो जान गई है उसको वो क्यों जिम्मेदार है? गफलत की वजह से गई है ना। तो क्या अस्पताल की इंतजामिया, कोई बंदा अपने बच्चे को किसी बंदे को होना ये चाहिए था कि अस्पताल इंतजामिया माजरत करती, माफ़ी मांगते उन सब पेरेंट्स से जो बच्चे लेके वहाँ पे आते हैं, उनसे कहती कि हाँ हमारी गलती है, हम आइंदा ऐसा नहीं होने देंगे। अब
चिल्ड्रन हॉस्पिटल में तो आना ही बच्चों ने है, शाम के टाइम भी आते हैं। कोई इस तरह का वाक़या मैं ये दोबारा कह रहा हो हूँ ना जाता कि तो चाहिए कौन तो ये था जिम्मेदार? ना कि खुले दिल के साथ एडमिनिस्ट्रेशन सारी माफ़ी मांगती कि हाँ हमसे बट इस गलती हुई वाक़े है। को छुपाया जाता है। आमिर भाई, और क्या कहा जाए, सही कहा इसने, क्या हॉस्पिटल का तो जिम्मेदारी है। ये 3 साल का बच्चा था तो माँ बाप कहाँ थे, मुझे इस स्टोरी में कहीं नहीं मिला। जब ये बच्चा गटर पे जा रहा था तो माँ बाप कहाँ सोए हुए थे, कहाँ बैठे हुए थे, कहाँ खड़े थे, कैसे, मतलब मेरा 3 साल का बच्चा है, मेरी 3 मैं साल की तो बच्ची है, मैंने उसका- कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया। नहीं ना निकलने दिया। मैं कभी कभी आपने सीढ़ियों उसका, तक अकेले नहीं जाने आप देती। उसको बाजू पकड़ के रखते हैं। मैं तो स्टेज तक तो अकेले नहीं ये जाती। कहना कि ये माँ बाप क्यों जिम्मेदार नहीं है, मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ। आपको याद है, मैं जब भी आपके प्रोग्राम में बैठता हूँ आमिर मैं भाई, कहता मैं हूँ 100% आपकी कि बात से agree करती ये छप्पर में नहाता हुआ बच्चा डूब गया तो जिम्मेदार माँ बाप हैं, क्यों जाने देते हैं। आमिर भाई, मैं तो 15 साल बच्चे का भी एक्सीडेंट सुन अभी के आई हूं, सुना मैंने रही माँ थी- बाप को जिम्मेदार अभी कहा सुना है। रही मैंने थी। माँ बाप को जिम्मेदार तो कहा ये है। माँ बाप कहाँ थे बच्चे, मतलब ये अच्छा, इस जो पे आमिर भाई अगर आप ये जो गटर है, ये जो गटर है, जो मैंने फिर वीडियो देखी जी, मैंने ओरिजिनल, आपने देखा होगा भाई, मैंने नहीं देखा। वो मुझे लगता है ऐसे जैसे झाड़ियों टाइप कोई जगह है, क्रॉस वो है, उस पर बार लगी हुई है, उसके साथ एक गटर है, वो जो उसकी फुटेज नज़र आई ना मुझे जी, वो आई है, और घास भी काफ़ी लंबी लंबी घास। अच्छा, वो अभी आप जो कह रहे थे ना कि इसमें हुआ ये है कि एडमिन ब्लॉक है ना बिल्कुल सामने, इतनी इस हमारे स्टूडियो से थोड़ी सी बड़ी स्पेस होगी जो उन्होंने साइड पे छोटी सी क्यारी लान बनाया हुआ है, लगा के ना रेलिंग लोहे की, तो अंदर छोटा सा पार्क सा बनाया हुआ है। उसके कॉर्नर पे ये मेन हॉल था और उसके ऊपर उन्होंने बेसिकली जहाँ ये लकड़ियाँ रख कर ऊपर से कवर किया हुआ था। उसका वाला जो था वो अंदर था एडमिन ब्लॉक में, उसकी वालदा बाहर थी। तो एक कॉर्नर पे वो एडमिन ब्लॉक के सामने बैठे हुए थे। तो बच्चा क्या, अब आप समझ आ रहा है कि यार ये कवर्ड एरिया है, इसमें बच्चा कहाँ जा सकता है। बस यही मसला है, ठीक है, अब यही मसला अब देखें ना, अगर आप पार्क में भी, भाई मैं आपको रश बताऊं, वाली जगह पर भी कभी अपने बच्चे को अकेला ना छोड़ूं। आप मुझे ये बताएं, स्नेक इन ग्रास एक अंग्रेजी मुझे की कहावत है आप- भाई, स्नेक इन ग्रास। हाँ जी, बच्चों को तो मैं तो खाली घास पे भी ना जाने दूं, मैं नहीं जाने जब तक मैं चेक ना कर लूं बिल्कुल कि ऐसे वहाँ ही। कुछ है कि नहीं है। देखो आप इसकी जो मर्जी तो जिहाद, मैंने पहले कहा हॉस्पिटल की बट जिम्मेदारी है। दूसरी हॉस्पिटल की भी गफलत को आप मैंने नजरअंदाज नहीं पहले कर कहा सकते। ये बात, मैंने पहले कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, गटर पे ढक्कन क्यों नहीं नहीं था, था, बिल्कुल। और अगर ये बाहर भी होता है तो ढक्कन क्यों नहीं होता है, हाँ बिल्कुल। सबको पता है। और जो चोरी करते हैं वो भी, उनको भी पता, उनका अल्लाह ही हाफिज है उनका भी। अच्छा, लेकिन मुझे अपने बच्चों की तो खुद, आपने कहा मैं 3 साल की मेरी बच्ची है तो मैं उसको बाहर क्या मैं तो सीढ़ियों के सीढ़ियों पास तक नहीं अकेले जाने। नहीं जाने देती। 3 साल बहुत छोटी उम्र है, बहुत छोटी उम्र है। और कैसे माँ ने छोड़ दिया और बच्चे को जाने, और ये कह रहे हैं कि जी वो प्रेमिसेस वो जो है वो, भाई घर के इन्वायरमेंट के अंदर भी कई जगहों पर हम छोटे बच्चे को नहीं जाने देते हैं। लेट्स से स्टोर है, हमें पता है वहाँ सामान हमारा उल्टा सीधा पुट्ठा पड़ा होता है, इसी तरह नहीं, मैं तो किचन तक नहीं अकेले नहीं जाने देती देते हूँ ना, मैं नहीं जाने। मुझे बताएं, माँ बाप की जिम्मेदारी क्या नहीं बनती है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें? क्यों नहीं रखते हैं लोग? चले, मैं कहता हूँ हॉस्पिटल को आप सजा दें, जो उसका जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए कि गटर पे ढक्कन क्यों नहीं था, लकड़ियाँ जोड़ के रखी गई थी, क्यों रखी गई थी, गटर कब ढक्कन चोरी हुआ, इसकी तहकीकात करवाएं सारे काम। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन उस माँ से पूछें कि तुझे कैसे हौसला हुआ कि तू एक कोने पे बैठ के बच्चे को छोड़े, जा खेल ले। और ये भाई कह रहे हैं कि वो, क्योंकि एक अमर भाई आप तो ऐसी एक फिर महफूज idealistic environment बात में हो कर गया रहे हैं ना, ऐसा। आप तो ऐसे फिर महफूज अमर environment भाई, में हो गया आप- ऐसा। अगर आप ऐसे कहते हैं ना, फिर तो आप किसी को दोष नहीं दे सकते। आप ये बाहर निकले ना, ये मैं दोनों कहता हूं, तरफ 15 पे साल का ड्रेन है, बच्चा मोटरसाइकिल लेके आप निकलता है तो माँ बाप को दोनों कसूर है तरफ भाई। ड्रेन मैं है। तो अभी क्या कह रही आपकी हूं? बात वो मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ, रिस्पांसिबिलिटी की बात हो मैं रही ये है। कह रहा आप हूँ, अपने बच्चे को मैं ये छोड़ें ही ना कह, यार। मेरा सिर्फ मौकफ ये है कि उस हॉस्पिटल में वो जो जगह है ना, वो आपने सिर्फ इसलिए जगह छोड़ी हुई है कि जो वहाँ पे साइलिन आते हैं वो वहाँ पे बैठ सकें या वहाँ पे थोड़ा स्टे कर सके। तो ऐसा तो मैंने मतलब कहा ये हॉस्पिटल की नॉर्मली जिम्मेदारी ये नहीं नहीं है। है मैंने कि कहा ऐसा तो हॉस्पिटल नहीं की था ना कि जिम्मेदारी नहीं है। बात सबसे पहले जाके पहले- स्कैन करती वहाँ अच्छा, यार स्कैन होता है, एक मिनट, मैं बात करता हूँ, ये है ना, एक और मैं करता हूँ सामने स्कैन, आप कैसे बात माजरत कर रहे के हो? साथ आप अपने बात बच्चे जाके करते पार्क हैं। में छोड़ दोगे क्या? कि जाओ खेलो जाके? क्या उसको हाथ पकड़ के और साथ भाई रखते हैं? सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि भाई इस पार्क में कोई ऐसी जगह चले तो जी, नहीं है। हॉस्पिटल की जिम्मेदारी कोई नहीं है, उस बिल्ली और वालदा की कुत्ता तो नहीं जिम्मेदारी बैठा है, हुआ। उस बच्चे 2 की घंटे जिम्मेदारी बाद है। पता चला कि बच्चा गटर में गिर गया, 2 लाश घंटे निकाल। बाद। कहाँ थे पेरेंट्स, कहाँ थे वालिदैन? 3 मुझे मिनट तो बाद 5 उन्होंने मिनट 3 बच्चा मिनट नजर ना आए बाद तो मेरी उन्होंने जान को बन जाती है। 3 मिनट बाद उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। 3 मिनट बाद, 3 मिनट भी ज्यादा होंगे। यार माँ की नजर कैसे हटी उससे, मुझे ये बता दो। मैं तो माँ हूँ, जानता हूँ यार, मैं भी पैदा ही हुआ था। मैं कह रहा हूँ क्यों सर मैं आपकी बात से मुत्फिक माँ हूँ। ये साडी माँ बच्चे की की नजर जिम्मेदारी हटाती नहीं थी, सी बच्चे तो। बच्चे की जिम्मेदारी थी, वालिदैन की आपके गलती बच्चे थी। हैं,
उन आप सब लेके की जाके जिम्मेदारी आपने है, वो छड़ देगी 3 साल उन सब की जिम्मेदारी और है। 3 साल का बच्चा अस्पताल की बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल है, सही कह रहे हैं हॉस्पिटल आप। की नहीं 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 जिम्मेदारी, सर, हॉस्पिटल की क्या जिम्मेदारी है? माँ की है जिसने बच्चा छोड़ दिया मुझे आपको। पता है ना, मेरी छोटी बेटी जिसने कमाल हो नया गई। नया चलना शुरू किया, वो हर चीज पकड़ के मुंह में बिल्कुल डालने की ऐसे। कोशिश करती है। ड्रॉस 3 साल का बच्चा मैंने यार। नीचे वाले सारे ड्रॉस वकास खाली कर दिए हैं कि ये बार बार खोलती है, कोई भी ऐसी चीज इसके हाथ में आ जाए। मैं किचन तक उसको अकेले नहीं जाने देती। नो डाउट आपका पॉइंट, अस्पताल की गफलत है, हम ये मान रहे हैं। सारा दिन बल्कि रात तक वहाँ पर बच्चे ही आते हैं, तो इस चीज़ की तो कोई गारंटी नहीं है। जहाँ अस्पताल की गफलत है वहाँ पैरेलल आपके पेरेंट्स के इतने हादसात होते हैं। 2 दिन एक पहले हादसा नहीं है, इतना बेशुमार अफसोसनाक हादसा। वाकया। अभी आपने मोटरसाइकिल वाला किस्सा सुनाया कि 15 साल का किसकी बच्चा। जिम्मेदारी है? मैं और मैंने उसकी माँ को पूछा है, मैंने कहा बच्चा कैसे मोटरसाइकिल लेकर बाहर गया? पेट्रोल डलवाने गया था, बस कभी फिल्टर से पानी लेने जाना। मैंने कहा ये आपकी गलती है। मतलब मेरी अपनी बहन के बच्चे 16 साल के कॉलेज जाना शुरू किया, वो उसको बाइक नहीं देके भेज रही कि जब तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन जाता। ये चीजें प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार मेरा ब्रदर इन लॉ है, अखलाकी जर्नलिस्ट है, ये जानते ही होंगे उसको। उसका बेटा कॉलेज में चला गया, मैंने उसको कहा, मैं क्या इसको मोटर बाइक ले दे, कहता है इसकी एज नहीं हुई यार, वही ना, जब तक ये 18 का नहीं होगा मैंने इसको बाइक नहीं लेके देनी। सेम यही अल्फाज मेरी सिस्टर के। मैं उसको कहती भैया माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया, अब इसको बाइक दो। नहीं, समझ नहीं ये आती थोड़ी लोग सी कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप हमें भी तो समझनी दिखाएंगे है। बाकी रह गए गटरों के ढक्कन वाले मामला, तो अब सर्दियां आ गई हैं, मौसम चेंज हो गया है, जल्दी रात हो जाती है। हमारे यहाँ हर गली का ये मामला है। इंतज़ामिया स्टिल सो रही है, क्योंकि ना कहीं पे मुझे स्ट्रीट लाइट, मैं अपने इलाके की बात करती हूँ, मुझे कहीं पे स्ट्रीट लाइट नज़र नहीं आती। मैं बड़े खौफ में मुब्तला रहती हूँ रात के टाइम जब कभी भी ड्राइव करूँ। अब वहाँ पर भी यही है, चोर बहुत ज़्यादा हैं, नशा करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, गटरों के ढक्कन उठा के ले जाते हैं। खुदा ना खास्ता कोई बाइक जा रही है रात के टाइम, एक्सीडेंट होगा, ऐसे ही एक्सीडेंट होगा। और वहां पर पीछे सारा झुग्गियों वाला इलाका है, वहां पर कोई बच्चा गिर जाए कौन जिम्मेदार? झुग्गियां खत्म नहीं की वैसे, वो आपके इलाके बहुत ज्यादा है, पीछे बहुत ज्यादा है, अभी भी हैं, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, वो तो मूसा रजा साहब तो कहते हैं मैंने खत्म करा दिया। मूसा रजा साहब ने तो तजावुजात भी खत्म कराए हैं, हो अपनी तरफ से, अपनी तरफ तस्वीरों में तो से, खत्म ऐसे ही है। खैर अगली खबर की तरफ आ जाते हैं जी। अगली खबर हमारे पास है, बच्चों के खिलाफ हर किस्म के तशद्दुद का तदारुक करेंगे, ये कहती हैं वज़ीर आला साहिबा। लेकिन बच्चों के लिए प्लीज़ पहले ये भी देख लें, मामला बड़ा संजीदा था, सिर्फ नोटिस ले लेना इस मामले पर काफ़ी नहीं है। बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। आलमी दिन पर यह पैगाम दिया है वकास अहमद, काफ़ी है ये पैगाम? अच्छा, गवर्नमेंट एक चीज़ तो कर सकती है ना, वो ये है कि जो कवानीन एग्जिस्ट करते हैं वो तो आप सख्त कर सकते हैं ना। बदकिस्मती से जितने बच्चों के साथ टॉर्चर के, इनकी किडनैपिंग से, या माइनर्स के साथ जो भी क्राइम हो रहा है ना, उसकी सज़ाएँ आप पढ़े ना तो आपको हंसी आती है कि यार ये सज़ाएँ हैं, ठीक है। और रिकमेंडेशंस कानून साजी के लिए प्रपोजल्स पड़े हुए हैं ईवानों में, कोई उनको नहीं देखता। तो मेरा ख्याल है नोटिस लेने से पहले कुछ ऐसा कर जाएं कि जिसमें अगर कोई बंदा, अगर 10-20 केसेस में से अगर 2-3 को भी जेन्युइन सज़ा हो जाएगी ना, तो फिर ही लोग रुकेंगे, ठीक है। और ये इतनी बड़ी लानत है हमारे माशरे की बच्चों के साथ, ख़ास तौर पर जिनसी क्राइम हो रहे हैं। आप रिकॉर्ड निकाल के देखें, मतलब आप समय लगता है कि यार बतौर पेरेंट्स हम देखते हैं कि यार कि अब विजुलाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि यार कि अब इस हद तक हम इस माशरे में रहते हैं। तो वज़ीर आला साहब को मेरा ख्याल है कि बयानबाजी से चाहिए ये था कि इस दिन कोई कानून साजी करके तो हमें तोहफा देते हैं कि जी आज हमने ये कानून साजी कर ली है। आमिर भाई मुझे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कानून साजी होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए। और जो माइनर्स की जो जॉब करते हैं बच्चे, छोटे छोटे बेचारे वर्कशॉपों पे, दुकानों पे, होटल्स में, वो वहाँ काम करते हैं, उनके लिए भी कोई पॉलिसी और कोई कानून साजी जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि वो जिस टॉर्चर का शिकार होते हैं वो सारी ज़िंदगी उनका बचपन खा जाती है। बचपन ना खाया जाए किसी का, इस पर कानून साजी होनी चाहिए। हम बहुत सारी कानून साजियाँ करते हैं। अब हम इस लाइफ में आके कहते हैं ना वो बचपन वाली जिंदगी, हाँ, तो हम अब उसको बेफिक्री की जिंदगी, हाँ, हम ड्रीम करते हैं कि वो कैसी ज़िंदगी थी हमारी। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी ज़िंदगी, तो मेरे बच्चे ही हैं जो इस वक्त ढाबों पे काम कर रहे हैं या किसी वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं, उनके लिए एक कानून साजी होनी चाहिए। ठीक है, उनके पेरेंट्स की कोई मजबूरी होगी, कि उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है कि वो उनका गुजारा नहीं होता, लेकिन उनको स्कूल तो हम दे सकते हैं। उनको जो जागने के 12 घंटे या 16 घंटे हैं उसमें से 4 घंटे स्कूल दे भी देंगे, 8 घंटे वो काम कर लें। पाबंदी लगाएं, जो बच्चों को काम पे रखेगा उसको स्कूल दाखिल कराएगा, उसके बाद वो आकर उसको वो काम सिखाएगा। मैं काम सीखने के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बच्चों को ज़रूर टेक्निकल काम भी आना चाहिए, लेकिन उनसे उनका बचपन, उनका स्कूल नहीं छीनना चाहिए।
इस पर कानून साजी। बिल्कुल होनी चाहिए। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। चलें जी, फाइनली रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुलेंगे और फ़िज़ाई आलूदगी में कमी हुई है, तो मतलब इतनी जल्दी आपने तमाम सख्तियों में नरमी भी कर दी? स्मॉग है, स्टिल है। मैं आपको बताऊं, एक पहली बात तो ये बात जहन में रखें, आप भी वकास भाई, आप भी लाहौर के सारे शहरी भी, कि लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा स्मोक वाला है। साल के 12 महीने ये कभी साफ नहीं होता। ये बात जहन में रख लें कि ये हमेशा रहती है, स्मोक रहती है। आपको विजिबल तब होती है, आपको विजिबल तब होती है जब सर्दी आती है, तो इसमें साथ धुंध शामिल हो जाती है, तभी हम इसको स्मोक कहते हैं। ये धुआं सारा साल हमारी फिजा में है, रक्षों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, गाड़ियों के जेली पेट्रोल का धुआं, ये जो हम बारबेक्यू के नाम पर 40,000 टन कोयला रोज जलाते हैं उसका धुआं, ये सारी चीज़ें, ये सारा टॉक्सिक जो है ये हमारी फ़ज़ा के अंदर मौजूद होता है। और वो नज़र उस वक्त आता है जब उसमें धुंध शामिल, जब सर्दी शुरू होती है उसमें धुंध शामिल होती है। अब धुंध छटी, ओस पड़ी, धुंध छटी, आपको लगा जैसे फ़ज़ा बिल्कुल साफ़ होगी। आज भी मैं सुबह आके एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक किया तो उसमें आज भी लाहौर दूसरे नंबर पे है। अब मुझे ये बताएं, आपको तो आसमान नज़र आ रहा है साफ़, तो फिर ये हवा की क्वालिटी वो नहीं है जिससे आप सांस ले सकें। तो आपको एहतियातें उसी तरह से रखनी चाहिए थी। ये मुझे खुशी हुई कि आपने 10 बजे तक कर दिया, इसको सारे साल के लिए कर दें। रेस्टोरेंट 10 बजे बंद, दुकानें 8 बजे बंद कर दें, फिर देखें अगले साल क्या नतीजा निकलता है, क्या इतनी ही स्मोक होगी। आप सारे पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल की चेकिंग शुरू करा दें, किसी थर्ड पार्टी से ऑडिट कराना शुरू कर दें। पेट्रोल पंप्स को कुछ तो खौफ हो, अल्लाह का तो उनको नहीं है, किसी इदारे का ही खौफ हो जाए कि भाई मैंने जेली पेट्रोल नहीं बेचना। जिस तरह से ये फूड अथॉरिटी बनाई है, एक पेट्रोल अथॉरिटी बना ले। फूड अथॉरिटी चले कुछ तो कार्रवाई करती है, कभी तो कहीं तो करती है क्या? नहीं, बहुत सारी कार्रवाई करती है। बस ये करती है, एवरी मंडे हमारे पास खबर ही होती है 9 मन 12 मन मुर्दा गोश्त पकड़ा गया टोलिंगटन मार्केट से। ये कार्रवाई 12 मन पकड़ा गया ना जी, हर मंडे 12 मन पकड़ा गया। नहीं, हर मंडे नहीं, आज भी पकड़ा गया जी। वैसे मेरे पास आज ऐसे मंडे नहीं है, ट्यूसडे है। मेरे पास मंडे को ये अखबार में खबर आपका क्योंकि दिन एक आध आके पीछे है इस वक्त है? मंगल बुध तो वैसे भी गोश्त नहीं मिलता। आज इसका एक आध दिन हाँ, वो शुरू में गलती हो गई थी, लेकिन ऑनेस्टली ये मंडे को मेरे पास सिर्फ खबर होती है। अच्छा, ये होती है खबर, चले कुछ तो खबर होती है और कुछ तो खौफ है। मैं रेंटल मार्केट से तकरीबन रोजाना गुजरता हूँ, यूनिवर्सिटी उतारता हूँ तो उसी रास्ते से आता हूँ, तो फूड अथॉरिटी की टीम वहाँ मौजूद होती है। मतलब देखने में जो चीज़ आती है ज़रूर बतानी चाहिए। किसी का अच्छा काम है वो ज़रूर बताएं, जो बुरा काम है मुझे हमेशा ये एतराज़ रहा फूड अथॉरिटी पे कि ये बड़े रेस्टोरेंट्स पे करती है, कार्रवाइयाँ करती है। ये जो बड़ा शवारमा 80 रुपये का बिक रहा है, इस पर कार्रवाई नहीं करती है। कार्रवाई वहाँ पे भी करनी चाहिए। गरीब भी उसी सेहत का जो है वो मुतमन्नी है, जिस सेहत का कोठियों वाला मुतमन्नी है। तो रेस्टोरेंट्स पे आप ज़रूर छापे मारें, लेकिन यह जो रेडी बान है इनसे भी पूछें कि वो क्या अफजान सेहत के साथ चीज़ें बेच रहे हैं। ये फैसले को आप सपोर्ट करते हैं कि 10 बजे? मैं तो कहता हूँ पूरे साल के लिए कर देंगे। मैं तो आपसे कह रहा हूँ दुकानें पूरा साल 8 बजे के लिए बंद कर दें। पूरी दुनिया में ये होता है, सूरज गया तो दुकानें बंद। ये रह के आया इंग्लैंड में, इससे पूछें क्या वहाँ नहीं होती बंद 5 बजे दुकानें सूरज के साथ ही। और सूरज निकला होता है, धूप होती है, दुकानें बंद हो जाती हैं। सुबह 9 बजे खुल जाती हैं, यहाँ दुकानें 2 बजे शुरू करते हैं, रात 12-1 बजे तक चलाते हैं। तो मुझे बताएं, हम लोग खुद अपनी हवा को ख़राब करने के ज़िम्मेदार हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि जी ये काम गवर्नमेंट का था कि उसको करे। गवर्नमेंट का एक काम है, इस पर पाबंदी लगा दे। मैं अदालतों से भी कहूँगा कि इस पर एक कानून साजी के लिए गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दे दें। आपने वो भी कानून साजी का जिक्र किया था, इस पर कानून साजी होनी चाहिए कि दुकानें 8 बजे बंद। वकास अहमद, हम ना अब आप अभी भी हमारे निसाब का हिस्सा है ना, सुबह उठना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, और नेचर का भी यही असूल है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें छोड़ दें, क्योंकि हम फॉलोअर हैं वेस्ट के। हम देखते हैं कि मॉडर्न दुनिया क्या कहती है। ना तो हम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम से तरक्की याफ्ता है, ना हमें उनसे ज़्यादा काम है, और ना हमारी दुनिया में उनसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा बिजनेस भी नहीं है। तो अगर दुनिया की बड़ी माशियतें जो हैं, बड़े जो चौधरी हैं, वो अपना काम सुबह स्टार्ट करते हैं डे लाइट में, शाम को बंद करके अपने घरों में बैठ जाते हैं,
तो भाई हमें क्या मसला है? हमें मसला ये है कि हम ना तो काम करते हैं, हमें मसला ये है कि हम मेडिसिन खा के ना, और डॉक्टर कहता है कि आपने चलना है, तो हम कहते हैं डॉक्टर छो जी मेडिसिन दो जी चलना ना पवे, ठीक है। और हमारा मज़हब ये कहता है कि हमने खाना खा के भी 40 कदम चलना। ऐसे ही है। तो प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम कुछ करना नहीं चाहते सिवाय दूसरों को ब्लेम करने के। और अभी अमर भी बात कर रहे थे ना कि सारा साल ही हमारा ये हाल है, तो अभी तो ये 2 दिन है, अभी स्मोक इमरजेंसी चल रही है ना, चल रही है। तो भाई ऐसी कौन सी क़यामत थी? क्या कोई ऐसी मुझे तो लगता है कि रेस्टोरेंट्स स्कूल भी खोल देंगे। जब रेस्टोरेंट आपने 8 बजे बंद किए, कोई शहर में ऐसा वाक़या हुआ कि कोई बंदा भूखा रहा हो? नहीं हुआ ना। तो यार इमरजेंसी में जब आपने इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है, जब आपने शहर में इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है, तो यार ऐसी कौन सी सख्ती है? उनकी कुछ मजबूरियां भी नहीं, होंगी। फिर बात सिंपल सी 10 ये है बजे ना, तक कर दें, मैं तो कह रहा हूँ 10 बजे तक कर दें। आपने सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है बस। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको सबसे पहले क्या कहता है? अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। तो भाई अगर गवर्नमेंट ही, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से है कि ये लाइफस्टाइल जब खराब हो रहा है, उसकी वजह से जो चीज़ें खराब हो रही हैं, इंक्लूडिंग हमारी सेहत, तो उस पर आप पैसे लगा रहे हैं। पे आप सख्ती करें कि भाई आपने इसको फॉलो करना ही करना है। फिर होगी अच्छा जी, रूडा इंतजामिया ने सनती जोन में इंसदाद स्मॉग नाइट ऑपरेशन किया है और लेट नाइट तक रूडा के ये ऑपरेशन चल रहे हैं। ये खैर रूडा तो काम कर रहा है, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि ये सारा साल चलना चाहिए। रूडा को उठवानी चाहिए ये सारी की सारी फैक्ट्रियाँ। और जो शहर में कल मेरा ख्याल को पॉलिसी भी इस हवाले से अज़मा शायद बोल रही थी कि आ रही है कि जो इंडस्ट्री इस तरह की है जिसका धुआं है उसको शहर से बाहर लेके जाया जाए। उसको शहर से बाहर ना लेके जाएं चाहे, लेकिन उस पर फिल्टर्स तो लगवा दें। वो जो स्मोक को काले रंग के धुएं को सफ़ेद रंग के धुएं में बदल कर हवा में नमी के साथ भेजता है, वो एक फ़िल्टर है जी, फैक्ट्री की तमाम चिमनियों पे लगवा दें। जो जिगजैग टेक्नोलॉजी है उस पर तमाम भट्टे बनवा दें, मेरा ख्याल है वो काम हो जाएगा। जो आपने भट्टों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया है, एक दफ़ा गवर्नमेंट ये चेक तो कर ले कि वो जो तस्वीरें आ रही हैं वो सिर्फ ईंटों के ढेर को गिराने की तस्वीरें हैं। मैंने एक दफ़ा नहीं, मैंने 50 दफ़ा वो सारी की सारी वो क्लिप्स देखे। मैंने कहा शायद किसी जगह भट्टा गिराया गया हो, किसी जगह भट्टा नहीं गिराया गया। पूरे पंजाब के अंदर वो जो ईंटों का उन्होंने बना के ढेर रखा होता है उस पर बुलडोज़र मारते हुए की तस्वीरें हैं। पीछे वो मिट्टी की जो ईंटें बनी पड़ी हैं, मेरे पास अभी भी क्लिप्स पड़े होंगे, मैं आपको दिखाने को तैयार हूँ। वो उसी के उसी तरह पड़े हैं क्योंकि वो बन रहे थे। सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई, वो मैंने पहले कहा टिकटॉक गवर्नमेंट है, एक तस्वीर बनती है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को तस्वीर जाती है और वो समझता है कि कार्रवाई हो गई। सारी की सारी ये जो कागजी कार्रवाई हम कहा करते थे, अब ये तस्वीरी कार्रवाई बन गई है। यानी अब इसका पिक्टोरियल तैयार किया जाता है कि हमने ये कार्रवाई की है। ओरिजिनली कार्रवाई नहीं हो रही है, ना तजावजात पे, ना स्मोक के इशू पे, ना धुएँ पे, किसी जगह मुझे कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती। खुदारा इस पर काम करें। अगर आने वाली नस्लें अगर इसमें सांस लें, आपकी नस्लें तो बाहर हैं। बट रूडा की तरफ से ये जो हिकमत अमली है कि आपके डे टाइम भी ऑपरेशन हो रहे हैं, रात के टाइम जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उनके खिलाफ भी ऑपरेशन हो रहे हैं, मेरे ख्याल से इसको आपको पूरे शहर में, नहीं रूडा को तो मैंने पहले तारीफ की है। मैं वही कह रही हूँ, इसको रूडा आपको को तो पूरे ये शहर में अपने implement इलाके करना से तो चाहिए। ये फैक्ट्रियां खत्म करानी चाहिए। बिल्कुल, आपको पूरे शहर में ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। डीसी साहब को भी, इंतजामिया को भी इस पर अमल करना चाहिए। वकास अहमद, बिल्कुल सही बात है। बेसिकली तो हर अदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करना और चाहिए। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सब समझ लेना तो अब ये मसला ही देखिए ना, रूडा से भी पहले एक और अदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो रूडा से भी एक्सपर्ट है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट। हाँ, एनवायरनमेंट है। और बेसिकली हम ना उसकी मामले की हसासियत से अभी भी हम कोई ज़्यादा सिवाय एक बंदे के, जस्टिस शाहिद करीम से, हम में से कोई भी बंदा उस मामले की हसासियत से आगाह नहीं है। अग्री, बिल्कुल। बेसिकली इस आलूदगी से और इस स्मोक से जान छुड़ाने के लिए हमें मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, हमें अपना डे रूटीन चेंज करनी है, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा हमें। आपको भी, मुझे भी, हम सबको ये करनी है। सीजन की नहीं है, ये कोई 10 दिन 15 दिन की नहीं है। आमिर भाई जैसे बात की ना कि बिजी बिल हो गई है तो हम कह रहे हैं भाई भले काम बहुत ख़राब हो गया है, तो क्या ये जब अभी आज का दिन आप लगा लें तो क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स सही है? नहीं है। महीने बाद आप देख लें, गर्मी में देख लें, हमारा हाल तो वही है। तो ये आप ये देखें कि इस आलूदगी की वजह से हम कहते हैं हमारे हॉस्पिटल में इतने लोग चले गए, भाई हर 2 महीने बाद हम कहते हैं कि ये एक नया स्पेल आ गया है, हज़ारों लोग हॉस्पिटल में चले गए हैं। यार उसकी कोई ना कोई रीज़न तो है ना। तो सबसे बड़ी रीज़न यही है। तो हम ये समझने के लिए ना गवर्नमेंट
ना आवाम ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई हमें अब अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। बिल्कुल। हमें ये कोई 1-2 दिन के बात नहीं है। मुझे ये सोचना है कि यार कल को जब जिन इशू से मैं फेस कर रहा हूँ, कल जब मेरे बच्चे शहर में आएंगे तो कम से कम वो तो इस आलूदा और जहर आलूदगी वाली फ़ज़ा में सांस ना लें। बात हमें भाई ने ठीक कर दी है। फिर वही कि ये फ़िक्र उन्हें ज़्यादा होनी चाहिए जो साहिब इक़्तिदार है, लेकिन वो समझते हैं कि उनके घर में तो एयर प्योरीफायर भी मौजूद हैं, ऑफिस में भी बच्चे भी बाहर हैं, हैं। गाड़ियों में भी हैं। अगर बहुत बुरे हालात आ जाएंगे तो वो टिकट करवाएंगे, बाहर चले जाएंगे। मैं और आम जो बंदा है वो हम इस माशरे से, इस सिस्टम से इस कदर मायूस हो चुके हैं, तो हम लोग कहते हैं यार मरना तो हैगा ही है ना, चल आज ही मर जाने हैं। बिल्कुल सही बात ठीक है। तो बेसिकली ये उन साहिब इक़्तिदार ऐवानों में बैठे हुए को बाहर आना पड़ेगा, साबित भी करना पड़ेगा अपने एक्शन से भी, और आवाम को भी थोड़ा रियलाइज सा आवाम करवाना को, बल्कि पड़ेगा। मेरे ख्याल से ज्यादा आवाम को कंट्रीब्यूट इसमें करना है, क्योंकि ये एक वो मिलजुल कर साल करने वाली साल काम का है। ये तो बिल्कुल प्लान ऐसे ही है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। खुशामदीद कहेंगे। डायलिसिस कार्ड के जरिए मरीज टेस्ट करवा सकेंगे। अजमा बुखारी साहबा ये कहती हैं कि 10 लाख अफराद को डायलिसिस की सहूलत कार्ड जारी होंगे। इंतहाई ज़रूरी था ये। बहुत अच्छी बात है अगर इस डायलिसिस कार्ड के जरिए ही डायलिसिस हो जाए तो, अगर इससे हो जाए तो। लेकिन असल बात तो ये है कि मुझे सरकारी हॉस्पिटल्स की इस तरह की जो सहूलियात हैं उस पर, उसके फुकदान पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्योंकि सिर्फ इस वक्त एक शेख हिजाज डायलिसिस सेंटर है जिना हॉस्पिटल में जो कि काम करता है उस पैरामीटर्स पे जो यूरोप और अमेरिका के हैं, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तमाम के तमाम डॉक्टर हाईली क्वालिफाइड, तमाम के तमाम डायलिसिस मशीनें ऐसी कि जिनसे कोई किसी को एड्स ना हो। आपको पता है निश्तर हॉस्पिटल वाला मामला चल रहा है, डायलिसिस कराए और रिपोर्ट के मुताबिक 19 आज के दिन तक 19 जो हैं उनमें एड्स साबित हो चुकी है। अब उनके घर वालों को भी बेचारों के टेस्ट हो रहे हैं। तो क्या इस तरह की जो सहूलियात आप देंगे और कार्ड जारी करने से क्या ये मिल जाएंगी? देखें बात बहुत अच्छी है कि अगर अद्वियात भी मिल जाएं, गुर्दों के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं और ना ये इतने ज़्यादा कैसे हैं इसका अंदाज़ा मुझे चंद दिन पहले कसूर जाकर हुआ। ये बिल्कुल लाहौर के साथ का शहर है छोटा कसूर। वहाँ पे एक ढाबे पे रुके चाय पीने के लिए। हमने कहा ढाबे वाले की चाय पीते हैं। मैंने उस नस्ल और उस ज़ात की कोला वहाँ पे देखी है जिनका मैंने ज़िंदगी में कभी उस नाम का तस्वर भी नहीं किया है। एक तो वो कोलाज हैं जो कंपनीज बनाती हैं, वो कोला, वो ऑरेंज ड्रिंक्स, वो जूसेस, वो बिस्किट्स, वो टॉफ़ियाँ, वो अच्छा फिर मेरा क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया। मैंने कहा देखूँ यहाँ पे क्या किसी की कंपनी मेड जो कि हम मशहूर कंपनीज हैं उनका बना हुआ कोई बिस्किट, कोई केक, कोई टॉफ़ी, कोई बॉटल मौजूद है। तो कोई ऐसी चीज़ वहाँ मौजूद नहीं थी। आप आज हॉस्पिटल्स में चले जाएं, आपको गुर्दों के बेशतर मरीज़ आपके देहात से, जहाँ पे हम कहते हैं ना बहुत पुरफ़ज़ा मुकाम है जी, देहात में चले जाएं वहाँ आज भी हवा साफ होती है, वहाँ से आते हैं। उसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा जैली चीज़ें जो हैं और जैली प्रोडक्ट जो हैं उन बेचारों को पिलाई जा रही हैं जहाँ पे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है। वो कहाँ बनती होंगी वो बोतल्स, कहाँ वो तैयार की जाती होंगी, क्या अफ़ज़ान सेहत का असूल होंगे उनके, क्या उसकी पैकिंग होगी, उसमें जो गैस बढ़ी जाती है वो कौन सी गैस है किसी को कुछ पता नहीं है। तो वो मुझे मेरे लिए ये बिल्कुल जी अगर आप कसूर रोड पे जाएं तो कौन सा इलाका है जो पाकपतन की तरफ बाईपास आता है तो लेफ़्ट साइड पे वो खोखा है। मैं लोकेशन इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने वहाँ चाय पी है। नहीं, मोहतात रहना चाहिए ना सब तो लोगों वहाँ पे वो जो चाय पी वो जहाँ से बात स्टार्ट की थी ना, थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल पे गौर कीजिए। देखें मैं आपको डायलिसिस कार्ड देने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने सिर्फ मेरा मसला मैंने पहले ही कहा था, एक दफ़ा पहले भी बताया था कि एटीएम कार्ड देने से कोई पैसा नहीं आ जाता मशीन में, कार्ड ही रहता है आपके पास। लेकिन अगर आपके पास एटीएम में पैसे होंगे तो पैसे आएंगे ना जी। डायलिसिस के लिए मशीनें होंगी, यहाँ आप गुर्दों के मरीज़ ना बने। जो भाई ने अभी बात की थी ना कि हर साल हॉस्पिटल में इसी तरह रश लगता है हर सीज़न में। आप कोई सीज़न मुझे बता दें, गर्मी होएगा तो आप कहेंगे जी लोगों को गर्मी लग गई, सर्दी है तो सर्दी, बरसात आएगी तो लोगों को और किस्म की बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही है। हॉस्पिटल ना जाएं, लोग अपने सेहतमंद एनवायरनमेंट के अंदर रहें, सेहतमंद खुराक खाएं, तो आपके हॉस्पिटल्स खाली रहेंगे और आपके वो रश नहीं रहेगा। तो ये अच्छी बात है। लेकिन आप साथ साथ ये जेली ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और जेली अद्वियात, इन पर भी जेली बिस्किट्स, इन पर भी काम करें। और साथ में भाई
ये निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान वाला जो वाक़या हुआ है, इससे सबक लें और खुदारा शेख हिजाज डायलिसिस सेंटर जैसे सेंटर्स पूरे पंजाब में बने। बिल्कुल सही कहा आपने। वकास अहमद, पंजाब में ना जो हेल्थ सेक्टर है दो हिस्सों में डिवाइड है, प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ। तो आप निकाल के देखें कि प्राइमरी हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है क्या वो पंजाब में एग्जिस्ट करता है, जिसमें आपकी डिस्पेंसरियाँ हैं, जिसमें आपकी बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने लोगों को बीमार होने से रोकना है। बिल्कुल छोटी छोटी सहूलियात जो हैं। तो जब शहबाज शरीफ इस सूबे के चीफ मिनिस्टर थे तो तब हमारा तुर्की के साथ बहुत सारे जो फील्ड्स में कॉम्पिटिशन हो रहा था, तो हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। तो एक ऑफिसर जो वहाँ पे गए हुए थे तो हम कहते हैं हमने जब वहाँ पे जाके देखा कि तुर्की का जो हेल्थ सेक्टर है या हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका टारगेट ये नहीं है कि हमने हॉस्पिटल ज़्यादा बनाने हैं, उनका टारगेट ये है कि हमने लोगों को बीमार होने से रोकना कैसे है। यानी कि उनका ज़्यादा फोकस जो था प्रिवेंशन से, तो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर पे था। तो जब उन्होंने हमें रिकमेंडेशन दी तो उन्होंने यही कहा कि आपका स्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है उसी तरह का प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो आप ज़्यादा फोकस करें अपने प्राइमरी सेक्टर में। बदकिस्मती से वो नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर हम कई दफ़ा ये बात करते हैं कि लोकल जो आपके प्राइमरी सेंटर्स मौजूद हैं, अगर वहाँ पे आपकी फैसिलिटीज़ होंगी बेसिक सी डायलिसिस वाली, जो छोटे यूनिट्स होंगे उनको आपको मैनेज करना भी आसान होता है। अब मेरे भाई जैसे कहे थे निश्तर कॉलोनी, निश्तर वाला हॉस्पिटल वाला, तो वो आप देखें कहाँ से लोग आते हैं, कितना बर्डन होगा उसके पास जी। तो अगर आप उसको स्प्लिट कर दें, छोटे सेंटर्स पे चले जाएं, लोगों का लाइफ स्टाइल, उनका खाने पीने रहने का स्टाइल बदलने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है कि ये जो हम हर रोज़ ये सोचते हैं ना कि एक बेड पे 2 मरीज़ पड़े हुए हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। मैं फिर एक चीज़ हमेशा इनसे कहता होता हूँ, जब कई बार आप भी इस बात पे हमें खफ्ती का इजहार करती हैं, आप अच्छा काम कर जाएंगे ना, एक प्रोजेक्ट आप अच्छा कर जाएंगे तो आपको वो तस्वीरें लगाने से वो मैसेजेस भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको याद रखेंगे, नो डाउट, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल आप सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, पोलिटिकली आपकी बहुत सारी ज़रूरियात आप कहते हैं होती हैं, लेकिन उन पोलिटिकल ज़रूरियात के साथ साथ ना कुछ इस शहर, इस सूबे की आवाम पे एहसान कर दें, और वो यही है कि लोग ज़िंदा होंगे ना, सेहत तंदुरुस्त होंगे, तो वो आपके पार्क्स में भी जाएंगे, फ्री इंटरनेट भी इस्तेमाल कर लेंगे। मैं सही कह रही हूँ, और बिल्कुल आपने सही कहा। आपको ये डिस्करेज करना चाहिए कि भाईजान आप बीमार हैं, रात को आप 10 बजे आप सब्जी खा के और वो कढ़ाई, मटन कढ़ाई और उसमें पता नहीं बादाम डाल के खा के आते हैं, तो सुबह आप उठते नहीं हैं क्योंकि गनूदगी इतनी हो जाती है, और फिर सुबह आप हम ये कहेंगे जी आप घर सोएं, हम आपको घर में मेडिसिन भेज देंगे। यार उसको ये बताएं कि भाईजान आपने रात को ये जो खाया ना ये गलत है। हाँ, प्रिवेंशन पे सबसे पहले फोकस होना चाहिए। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, ये जान है तो जहान है, अपनी जान का खुद ख्याल रख के बाकी रह गए। अज़मा बुखारी साहिबा ने जो कहा है ज़रूर इस पे अमल होना चाहिए, लेकिन उन तमाम ये चीज़ चेक करने वाली है कि एटीएम कार्ड या खाली है, बैलेंस भी आ रहा है लेकिन उन तमाम सहूलियात के साथ जो होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये ना हो कि इलाज करने गए मरीज़, जैसे कि मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल का वाक़या बताया, बीमारियां लेकर वापस आ जाए, अल्लाह ताला रहम करे, फिर वो सहूलियात वाकई शेख हिजाज अहमद डायलिसिस सेंटर जैसी मिलनी चाहिए लोगों को। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्रिकेट शायकीन के लिए खबर क्या है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन पीसीबी ये कहते हैं भारत के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए तैयार हैं, यानी चेयरमैन पीसीबी की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ये कोशिश किस हद तक कामयाब नजर आ रही है? आमिर रजा खान साहब, देखिए भारत, पहली बात तो ये है कि उसके तहफ़्फ़ुज़ात ये भी हटदर्मी है, उसके है ही नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात कोई नहीं है, ना उसके कोई खदशात हैं, ना यहाँ पे कोई दहशतगर्दी है, ना उनकी टीम को कोई ख़तरा है। इतनी टीमें होकर चली गई, मुझे बताएं इन चंद सालों के अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, ये सारी टीमें टूर करके गई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इनको भी कुछ नहीं होना, और असल में खौफ उनको शिकस्त का है। मैं आपको एक बात बताऊँ, इंडिया में क्रिकेट को पूजा जाता है। मैं इंडिया बहुत दफ़ा गया, क्रिकेट कवर भी की और लोगों को मैंने देखा, उनका रवैया देखा, वहाँ पूजा जाता है इसको। अब वो एक टीम आए और पाकिस्तान में हार के चली जाए। इस वक्त पाकिस्तान वनडे की ख़तरनाक तरीन टीम है, 22 साल के बाद 22 ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त देकर आई है। इसके बॉलर, फिर होम कंडीशंस, आपकी मर्ज़ी के विकटें, आपका क्राउड, ये सारी चीज़ें इंडिया इस वक्त थर-थर कांप रहा है। मोदी बमा अपनी टीम के कांप रहा है, और ये वो जो
टांगे कांप रही हैं, वो तो पता नहीं क्या लफ्ज़ था, हाँ वो जो भी उल्टा कांप सीधा रही हैं टांगे। हैं, कांपे टांग रही हैं। अच्छा वो है, और इस वक्त वो उनकी जान पे बनी पड़ी है। अरबों डॉलर का नुकसान होने जा रहा है उनको, इंडिया को, इंडिया की जितनी मैच की कवरेज करने वाली जो उनकी ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनको खुद आईसीसी को इस वक्त लाले पड़े हुए हैं, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे, जैसे नजम सेठी चले गए थे, ये भी चले गए। नजम सेठी झुक गए थे, मोहसिन नकवी झुकने वाले नहीं। उन्होंने कल भी ये ऐलान किया, और आईसीसी से पूछा है। असल में तो मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी जो हैं इस वक्त आईसीसी का चेज़ा ले रहे हैं कि 10 मियाँ बॉल मेरी मछली कितना पानी। वो हम बचपन में खेला करते थे, बॉल मेरी मछली कितना पानी। तो आईसीसी से पूछा जा रहा है कि बॉल मेरी मछली कितना पानी, अब आ ना ज़रा तू बता कि तहरीरी तौर पे इंडिया दे। देखिए इंडिया कैसे हुक्म चलाता था कि वो सिर्फ ज़ुबानी बताता था मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। सही बात है। पहली मरतबा लिखना पड़ा आईसीसी को कि भाई लिख के दे, तू नहीं जा रहा। तो ये बड़ी बात है कि इस नहज पे ले आए मोहसिन नकवी, और मेरा ख्याल है चैंपियंस ट्रॉफी 10 सेकंड है मेरे पास। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी? सबसे बड़ी खुशखबरी ये होगी, इंडिया नहीं आता तो ना है ना, बाहर में नहीं फर्क पड़ता वाकई। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत अहम भी है, और कुछ मेरे ख्याल से उसमें बहुत अहम पब्लिक सर्विस मैसेज भी है। दुनिया की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। आबादी बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे मसाइल भी बढ़ते चले जाते हैं। ऑब्वियसली जब आप देखेंगे घर में 2 लोग हैं, 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, उसी हिसाब से हर चीज़ में इजाफा होगा। आपको हर तरह से ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत होगी, और जब नहीं होती है तब मसाइल होते हैं। अब आबादी के इस बढ़ाव को रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। ये जो हम कह रहे हैं ना, मसाइल बढ़ रही हैं, ट्रैफिक बढ़ रही है, हस्पतालों में रश बढ़ रहा है, इसकी अगर बुनियादी जड़ देखी जाए तो आबादी का बढ़ना ही है। ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि बढ़ती हुई आबादी को आपने कंट्रोल करना है। इसमें महकमा बहबूद आबादी किस तरह से अपना किरदार अदा कर रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आवाम तक बहुत अच्छे अंदाज में पहुँचाने की ज़रूरत है कि बहुत आबादी का बढ़ाव रोकना जो है वो इस वक्त एक चैलेंज भी बन चुका है। सेहतमंद माँ का होना, आगे से सेहतमंद बच्चे का होना, अगर ऐसा नहीं होता, बहुत सारे हम अपनी गांव देहात में देखते हैं कि बच्चे पैदा करते चले जा रहे हैं लोग, लेकिन ना माँ तंदुरुस्त है, ना बच्चा तंदुरुस्त है, ना वो बच्चा सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहा है, फिर खुराक जो प्रॉपर मिलनी चाहिए बच्चे को वो भी नहीं मिल रही। तो फैक्टर क्या है कि आपकी आबादी, आपकी फैमिली बढ़ती चली जा रही है। फैमिली प्लानिंग कितनी ज़रूरी है, ये मैसेज किस तरह से आवाम तक पहुंचाया जा रहा है, इस पर महकमा बहबूद आबादी क्या कर रहा है। हम इन कैट्स तो देख रहे हैं, मैसेजेस तो देख रहे हैं, लेकिन एक वो स्ट्रॉन्ग मैसेज की ज़रूरत है, लोगों का माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। वो जो सोशली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है ना, वो लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। इतनी महंगाई में अगर इस चीज़ को कंट्रोल ना किया गया तो फिर आने वाले वक्त में मसाइल ही मसाइल होंगे। हमारे साथ समन राय साहबा मौजूद हैं, डीजी पॉपुलेशन पंजाब हैं, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत सारे मसाइल जिनके इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं ना, वो चाहे हम के शहर में महंगाई के हालात हैं, पूरे पाकिस्तान में हालात ये हैं कि जी आपको बाहर निकलना है सड़क पर। अभी हम जो स्मॉग से लड़ रहे हैं, क्यों हैं? क्योंकि आपकी आबादी बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, तो बुनियादी जड़ एक ही है। कितना बड़ा चैलेंज है ये बढ़ती हुई आबादी। आई थिंक आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट किया, उस पर बात करना आपने पसंद किया, क्योंकि इस टॉपिक पे इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी क्रिएट करने के लिए जितनी एफर्ट की ज़रूरत है वो बहुत कम हमें नज़र आती है। और कुछ डिपार्टमेंट्स अगर अपनी एफर्ट कर रहे हैं तो आई थिंक वो तो कमेंडेबल एक एफर्ट है। लेकिन जो पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है, तकरीबन हर सूबे की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, इंक्लूडिंग पंजाब। लेकिन अगर हम इस वक्त ग्लोबल पॉपुलेशन भी देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया 8 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। बिल्कुल। और एशिया देखें तो हमारे पाकिस्तान और नेबरिंग कंट्रीज, तो हर जगह एक तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी का रुझान आपको नज़र आएगा। अगर हम पंजाब की बात कर लें तो तकरीबन 13 करोड़ के लगभग है, जो हमारा पिछले साल सेंसस मुकम्मल हुआ है। तो आई थिंक कि ये इंटर सेंसस 2017 और 23 के दरमियान में फिनोमिनल इंक्रीज है। इसका मतलब इस तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के उसको हमें थोड़ा स्लो करने की अशद ज़रूरत है।
तो वो अवेयरनेस से हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों के कोऑपरेशन से ही मुमकिन है। बिल्कुल, अवेयरनेस वक्त की अहम ज़रूरत है। सो किस तरह से इन मामलात को लेकर चलेंगे? अवेयरनेस के पेश नज़र कैंपेन्स, पब्लिक सर्विस मैसेजेस, मीडिया आपके पास मौजूद है, अखबारात मौजूद हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मैसेज देने की ज़रूरत है। किस तरह से पहुँचाया जा रहा है? अच्छा, जैसे मैं डिपार्टमेंट की बात करूं तो द रीज़न आई एम सिटिंग हियर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, आई थिंक इट इज़ एन एविडेंस ऑफ द फैक्ट कि जो महकमा अपनी पूरी एफर्ट लगा रहा है, पॉपुलेशन अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं, लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है, फैमिली प्लानिंग के मेथड्स और उन पर एक काउंसलिंग और गाइडेंस दी जा रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त यूथ जो तकरीबन अराउंड 60% पाकिस्तान में यूथफुल पॉपुलेशन है, कि उनको सेंसिटाइज़ किया जाए ताकि जब वो अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट करें तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्ट करें और जो एक फैमिली का साइज़ है उसको मुख्तसर रखा जा सके। सो मुझे ये बताएं, मुझे ये लगता है कि क्योंकि हमें ना एक सोशल हमारा एक सर्कल ऐसा है कि लोग इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन को तो कहा जाता है आप इस चीज़ का नाम भी ना लें। फैमिली की तरफ से आपके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, आपके हस्बैंड की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है कि भाई लोग तुम्हें बुरा कहना शुरू कर देंगे। हमें इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। सो मेरे ख्याल से इसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इसमें वाकई काम करने की बहुत अच्छा ज़रूरत है, बिकॉज जो पुराने बाइसेस हैं, पुरानी ट्रेडिशंस हैं जो कि इनिमिकल हैं, मेरे ख्याल में किसी के भी फ़ायदेमंद में नहीं है, वो चीज़ें उनको थिंक थ्रू करने की ज़रूरत है। अब जैसे बेटियों की तालीम, तरबियत, एजुकेशन और जो सन प्रेफरेंस है, ये हाई टाइम है कि हम इसमें से निकल जाएं, पेरेंटहुड को एंजॉय करें, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स का शुक्रिया अदा करें। और ये जो एक मतलब खामखा का स्ट्रेस है कि आपको बेटा ही चाहिए और उसके लिए आप इतनी ज़्यादा और फैमिली को बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही है। हाँ। तो आई थिंक कि एजुकेशन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ जहाँ बहुत कुछ बदला, वहाँ पे इस सोच को भी अब तब्दील होना चाहिए। सही। सो ये राइट दिलवाना खातून को कि वो भी अपनी इस बारे में सिलेक्शन कर सकते हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारी पढ़ी लिखी फैमिलीज़ में भी चैलेंज है। आपको नहीं लगता कि ये काउंसलिंग के लिए भी कुछ करना चाहिए? वो भी जब तक हम इस तरह से काउंसलिंग नहीं करेंगे, ख़ास तौर पर शादीशुदा तो कपल है उनके लिए कुछ ऐसी गैदरिंग्स करें ताकि उनको पता हो कि ये चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको समझना है। एब्सोल्युटली, आई थिंक नोइंग और नॉट नोइंग के दरमियान यही फ़र्क है, लेकिन डिपार्टमेंट यहाँ तक बहुत कामयाब गया है कि लोगों को अवेयरनेस है। अभी हमारा एक सर्वे हो रहा था तो तकरीबन पंजाब में 98% आबादी को फैमिली प्लानिंग मेथड्स और इस इशू का भी इल्म है, लेकिन असल चीज़ ये है कि नॉलेज के बाद उनके बिहेवियर में एक तब्दीली आए, जो कि हम देख सकें कि आपका जो टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइनिंग में जा रहा है, इसी तरह कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट ऊपर जा रहा है। तो पंजाब में बखैर तब्दीली नज़र भी आ रही है, लोग अब काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते जा रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा मोमेंटम बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसे हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे आपको। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आबादी में कमी की हम बात कर रहे हैं, तो ये मुमकिन है फैमिली प्लानिंग के थ्रू। फैमिली प्लानिंग है क्या? फैमिली प्लानिंग हम बहुत सुनते हैं, इट इज़ जस्ट वेरी केयरफुल प्लानिंग ऑफ योर लाइफ। तो और मोस्टली जो इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल है कि जब आपने अपनी फैमिली का साइज़ कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद फिर कपल्स अपनी म्यूचुअल का डिसीजन ले लें और दे मस्ट गो फॉर लॉन्ग टर्म फैमिली प्लानिंग मेथड्स। इट डिपेंड्स आपकी फैमिली की नीड्स। वी आर स्टिल, हम लोग परेशान होते हैं कि हमने जो भी मेथड चूज़ करना है, बाहर जाएंगे, इस पे बात करेंगे, किसी से डिस्कस करेंगे। इवन के मर्द हजरात भी बहुत परेशान नज़र आते हैं। हम सोशली उस तरह से चीज़ों को डिस्कस नहीं करते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि फिर आपको परेशानी भुगतनी पड़ती है। बिल्कुल, फैमिली प्लानिंग में खैर सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जो हमारा डिपार्टमेंट है पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, और साथ में प्राइमरी हेल्थ, उसमें एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं जो आपको फैमिली प्लानिंग पे कंप्लीट गाइडेंस दे सकते हैं। तो आई थिंक बिफोर अडॉप्टिंग एनी मेथड इट इज़ बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर। और जब गवर्नमेंट की तरफ से हर सहूलत फ्री मुहैया की जा रही है, आई थिंक कि ये सेंटर्स ना आम करने की भी ज़रूरत है। आपको हर इलाके की सतह पर कुछ ऐसे सेंटर्स बनाने हैं जो लोगों को गाइड करें, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएं, क्योंकि हम सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा यकीन कर लेते हैं ना। खुद जाके डिस्कस करने, हर बंदे का एक अपना वो है ना, मतलब आप जो उसको सूट कर रहा है वो आपको नहीं कर रहा। आप वही चीज़ें अगर आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएँ, किसी फैमिली प्लानिंग सेंटर में जाएं जहां एक्सपर्ट्स बैठे, उनकी राय ज़्यादा ज़रूरी होती है। नहीं, बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन आप देखिए हमारा अमूमी रवैया भी सेहत की तरफ इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि ना ही जाएं, ना ही कंसल्ट करें, लेकिन आई थिंक फैमिली प्लानिंग के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये डिसीजन आपकी पूरी ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं। और इवन वन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी
वो भी ज़ाहिर है आपने उस बच्चे को पूरा ब्रॉटअप देना है, तालीम व तरबियत, तो आपके रिसोर्सेज अलाउ करें कि नहीं। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप इसको पहले से प्लान कर लें, डॉक्टर्स के पास जाएं, कंसल्ट करें, अपने लिए बेस्ट मेथड सेलेक्ट करें जब आपको बेबी करना अच्छा, है। उसका टाइम मेथड जिनका हम जिक्र करते हैं, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को ना इनमें चीज़ें फ्री भी ऑफर करनी चाहिए ताकि उनको पता हो कि ये सहूलत आपको गवर्नमेंट भी दे रही है। अब लोग मतलब कुछ लोग होते हैं, मुझे लगता है कि आप कोई पैसों की खातर नहीं जाते, तो ये मेरे ख्याल से इस पर भी थोड़ा सा काम करने की जी। जरूरत है। अच्छा, मैं दोनों पहलुओं पे बात कर ली तो एक्सेस की भी और अफोर्डेबिलिटी की भी। इन दोनों एस्पेक्ट्स पे गवर्नमेंट ने इतना एक्सटेंसिवली काम किया है। एक्सेस भी ग्रास रूट लेवल तक अब अवेलेबल है, और दूसरा अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल फ्री है। अगर आपको सर्जरीज करवानी है, कोई मेथड इस्तेमाल करना है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया किया जा रहा है, सेंटर्स पे भी, क्लिनिक्स में भी, और क्लिनिक्स भी हमारे हर मेजर हॉस्पिटल में इस्टेब्लिश हैं। अच्छी बात यह है कि हम इसके ऊपर तवज्जो दें, इसका एहसास करें, गूगल करें, जाएं, डॉक्टर से मिलें, नियरेस्ट आप अपने किसी भी सेंटर और क्लिनिक पे जा सकते हैं, अपने लिए एक कंसल्टेशन करें। अगर ये तमाम चीज़ें अगर आप कह रही हैं कि फ्री सेंटर्स में मौजूद हैं, तो फिर आपका बजट तो इनफ होगा, क्योंकि अच्छा खासा इसके लिए बजट दरकार होता है। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए क्योंकि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे किसी भी मुल्क में, डेवलपिंग हो या डेवलप्ड कंट्री हो, हर जगह फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट बहुत प्रायोरिटी पे रन करती है। सेम इज़ द केस इन पंजाब, एंड वी आर फॉर्चुनेट कि करंट जो गवर्नमेंट है हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने सेहत पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी बाकी हेल्थ। समन साहिबा, अगर ये बड़ा फोकस्ड एक है सब्जेक्ट, तो फिर हम सिर्फ इश्तिहारात तक क्यों देख रहे हैं, अखबारात में इश्तिहारात? मुझे लगता है सोशल मीडिया एक इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग टूल, ये भी मैं मोबाइल निकालूंगी डिफरेंट एड्स मेरे सामने आ रही होती है। सो हम इस तरफ क्यों नहीं आ रहे सोशल मीडिया? क्योंकि मेरे ख्याल से अब ये जिस तरह बाकी सारी एड्स हमें नज़र आ रही होती है ना, वक्त की अहम ज़रूरत है, हम टीवी चैनल्स के थ्रू बड़ा ज़बरदस्त मैसेज लोगों तक पहुँचा सकते हैं। नहीं, अच्छा, मुझे जो मेरी अपनी रीडिंग है और ऑब्जर्वेशन है, और डिपार्टमेंट के लेवल पे हम डाटा भी कलेक्ट करते हैं, जो हमारे इनकमिंग क्लाइंट्स हैं वो डेली इंक्रीज़ हो रहे हैं। यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, लड़कियां भी आ रही हैं, लड़के भी आ रहे हैं, जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं वो भी आ रहे हैं, काउंसलिंग सीख करते हैं। हमारे पास है काउंसलिंग विद सर्विस, और एक हम काउंसलिंग जो बिल्कुल फ्री है, और मोटिवेशन, और जो मीडिया का इस्तेमाल है वो तो आपको पता है, क्योंकि इस तरह के जितने भी टैबू टॉपिक्स होते हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है बड़े बड़े टीवी एंकर्स हैं, हामिद मीर साहब हैं, हर टॉपिक पे शो कर रहे हैं, कभी इस पे मैंने नहीं देखा। मुझे लगता है कि अब ये टॉक शोज़ में भी इन चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत है, जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जितना इस चीज़ को हम आम करेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारे मसाइल सिर्फ और सिर्फ बढ़ती हुई आबादी के साथ ही जुड़े हैं। सो हमें टॉक शोज़ में, टीवी शोज़ में इन चीज़ों को लेकर आना है, तभी ये चीज़ें कंट्रोल हो सकेंगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करूंगी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हम ज़हन में रखें कि ये हमारी अपनी ज़िंदगी का मामला है। हमारे लिए बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। महकमा सोशल, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट जैसे आपने अभी सजेस्ट किया, उसको फॉलो भी कर रहा है। हमारा यूथफुल पॉपुलेशन के साथ बड़ा कनेक्ट है थ्रू कम्युनिकेशन। यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी आपको एब्सोल्युटली, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम ज़रूर ये सोचें कि ये वो मामला है जो हमारी पूरी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब देखें, लोग वक्फा भी अडॉप्ट नहीं करे, डिस्पाइट ऑल द हेवी कैंपेन्स दैट वी आर डूइंग, लोग वक्फा नहीं अडॉप्ट करे। एवरी ईयर औरतें प्रेगनेंसी में जा रही हैं, बच्चों को फीड करवाना छोड़ दिया है। सो मुझे थोड़ा सा मायूसी भी होती है पाकिस्तानी कौम से कि हर वो अच्छा काम जो करना चाहिए उससे हम कोसों दूर जाते जा रहे हैं। अब देखें कि अगर आपका बच्चा बर्थ के टाइम पे उसका वज़न कम है, तो इसका मतलब ये कि आपने प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी स्टार्ट करने से पहले शायद आप माइंडफुल नहीं हैं, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। सो दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करें आने वाले बच्चों की तरफ। हमें ना अब कुछ रिसर्च बेस्ड एनालिसिस पे भी आना है, लोगों को बताना है, एक ट्रैक लोगों के लिए सामने लेकर आना है, क्योंकि वही चीज़ें जो मैं शायद अपने बचपन से सुन रही हूँ उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड नहीं हो पा रही हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जिद्दत आनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए, लेकिन मैं जितना मैं जाती हूँ, इंटरेक्ट करती हूँ, मुझे एक चीज़ का एक और बहुत ही बखूबी अदराक है कि जब हमारे मुआशरे में हर चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन सो ईज़िली अवेलेबल, तो इसके लिए इतनी मुश्किल क्यों? तो क्यों नहीं हम इसको एक सिंप्लिसिटी के साथ अपनी ही ज़िंदगी की बेहतरी के लिए इसको अंडरस्टैंड कर पाए। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर तो लोगों को फिर थोड़ा शऊर है, अगर मैं स्पेसिफिकली शहर लाहौर की बात करूँ, लेकिन कुछ बैकवर्ड एरियाज़, झंग है, टोबा टेक सिंह है, डीजी खान है, जहाँ पर मेरे ख्याल से वाकई बच्चों की पैदाइश बहुत ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे इन चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे तो चले फिर भी कुछ लोग, इवन आप अपने डॉक्टर के पास ही जाते हैं ना, थोड़ा सा वो भी आपको फैमिली प्लानिंग से मुतालिक ज़रूर बताते हैं,
वहाँ ना इस तरह हॉस्पिटल हैं, ना इस तरह से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। सो मुझे लगता है वहाँ पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये हमारी एक परसेप्शन है, चूँकि हम अर्बन सेंटर्स में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सो वी थिंक ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, लेकिन ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये वहाँ पे भी मैसर है, लेकिन इनकी जो एडॉप्शन है इनटू द पर्सनल लाइफ्स, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हमारी खुद की एक एहसास जिम्मेदारी, अगर हम एक फैमिली में कोई इन्फ्लुएंसर का रोल अदा करते हैं, नानी हैं या दादी हैं, आई थिंक एक प्रोग्रेसिव रवैये की तरफ हमें जाना चाहिए। एक बड़ा अहम पहलू जिसको हम शायद सब लोग जो ना बड़ा टची होते हैं उसको लेकर, वो है जी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। मसाजिद से इंटरेक्शन, लोगों को वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम घूम फिर के ना इस्लामी नुक्ते नज़र पे आ जाते हैं, और आना भी चाहिए, हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ मुस्लिम। तो अगर वहाँ से पैगाम पहुँचेगा तो मेरे ख्याल से लोगों को जल्दी समझ आएगा, उनसे इंटरेक्शन रहती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसी वजह से डिपार्टमेंट पिछले 5 साल से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इमाम्स, खतीब्स, उनके साथ हमारी काफ़ी अच्छी वर्किंग चल रही है, और इंडिविजुअल्स, फिर कम्युनिटीज़ और सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन में वो भी बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। सो अब हमने चलना है जी, ये तो हम साथ साथ प्लानिंग कर रहे हैं, लोगों को मैसेजेस देते जा रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। वो चीज़ें जो हमें आने वाले सालों में नज़र आ रही हैं उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सेहतमंद बच्चों की पैदाइश के लिए, सेहतमंद माओं को हमने सपोर्ट करना है, इसके लिए कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। आई थिंक लॉन्ग टर्म में तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ख़वातीन की तालीम और तरबियत, उस पर हम फोकस करें, क्योंकि हमारे रिप्रोडक्टिव एज में इस वक्त जो ब्रैकेट है उसमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली they are not educated. So I think there is a clear difference between one educated mother and second uneducated mother. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लड़कियों की तालीम और तरबियत, उस पर हम फोकस करें और उनको कुछ डिसीजन मेकिंग में भी रोल अदा करें। और वो जो एक हिचकिचाहट और वो एक शर्म वाला पहलू है ना, कि अगर आप जा रहे हैं मेडिकल स्टोर पे तो आपके अंदर एक वही अच्छा भाई मुझे लोग जज करेंगे, मेरे ख्याल से इस टैबू को भी हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आप देखें अब 2.55 इज़ द ग्रोथ रेट, जो कि ट्रिमेंडसली हाई है पूरे रीजन में। पाकिस्तान में जो आबादी की बढ़ने की रफ्तार है वो बहुत हाई है, इसको हमें अशद ज़रूरी है कि इसको स्लो डाउन करें। बिल्कुल, मैसेज क्या होगा आपका? मैसेज बहुत सिंपल है कि अगर आपकी फैमिली आप प्लान करना चाहते हैं, आप अपने रिसोर्सेज देखें और उसके मुताबिक अपनी फैमिलीज़ का साइज़ डेवलप करें, और हमेशा ही एक छोटा ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान। बिल्कुल, और फिर सोचें कि सबसे पहले इश्यूज़ आपके लिए ही स्टार्ट हो जाते हैं। आप बच्चों को ना तो बेहतर तालीम दे सकते हैं, ना तो अच्छा खाना खिला सकते हैं, बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, वो बच्चे सेहतमंद नहीं होते हैं, तो फिर कितने मसाइल पैदा होते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जिनको आप अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, आज इस पर गौर करें। बिल्कुल बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें, क्योंकि हम इन्हें शायद नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, हमारी शायद कोताहियों की नज़र ये चीज़ें हो जाती हैं, तो इससे बहुत सारे मसाइल जन्म देते हैं। समन साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है, ये पूरा एक सब्जेक्ट होना चाहिए। आई थिंक आपको स्कूल से ही इसको ऐड करना चाहिए, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए। जिस तरह के आजकल वाक़यात इतने रिपोर्ट हो रहे हैं, आप रोड पे जा रहे हैं, कोई आपको हिरासा कर रहा है, फिर इस तरह से कि ये चोरी डकैती के वाक़यात, जब सेल्फ डिफेंस की बेसिक ट्रेनिंग आप सीख लेते हैं ना, तो आप कम से कम अपना तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बना सकते हैं। सो वो लोग जो कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इसके की पॉइंट्स पे कुछ डिस्कस करेंगे, कितना ज़रूरी है लड़कियों के लिए, इस पर भी बात करेंगे। चांदनी सलीम हमारे साथ मौजूद है, मार्शल आर्टिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने कब से ये सोचा कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, कब आपको ये ख्याल आया? अच्छा, मुझे ये ख्याल आया था 3 इयर्स पहले। मैंने अपने बेटे को ज्वाइन करवाया था। एक्चुअली मेरे बेटे के साथ स्कूल में इंसिडेंट हुआ था बुलिंग का, तो वहाँ से मैंने उसको ज्वाइन करवाया। फिर जब उसने ज्वाइन किया तो मुझे भी बहुत खुद से शौक हुआ कि ये करने का, क्योंकि ये हर फीमेल के लिए ज़रूरी है। जो लोग स्पेशली अकेले ट्रैवल करती हैं, बाहर उनको हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, सो मैनी इश्यूज़। तो जब तक आप लोग खुद आपको ट्रेन नहीं है, वेल ट्रेन नहीं है, एक एवरेज पर्सन के साथ आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते ईजीली। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे अभी इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रोफेशनल कोचेज़ हैं जो इस चीज़ को आपको ट्रेन करते हैं। इसके अंदर उसमें मिक्स मार्शल आर्ट्स आ जाता है, आप किक बॉक्सिंग ले सकते हैं, टाइक्वांडो ले सकते हैं,
कराटे ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इसमें वैरायटीज़ आ जाती हैं जो आपको इसमें मतलब लाइक अगर कल को आप हरास हो रहे हैं कहीं पे भी, उसमें आप फटाफट क्विकली आप उनको अगले बंदे को जज कर लेते हैं कि इसकी मूवमेंट क्या है। इशू पता क्या है, इशू ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी लड़कियां पढ़ लिख भी गई हैं ना, तो फैमिली अलाउ नहीं करती। ये लड़कियां कराटे खेलती अच्छी लगेंगी, लड़कियां किक बॉक्सिंग करती अच्छी लगेंगी, ये तो लड़कियों का सब्जेक्ट ही नहीं। हम ये नहीं समझते कि ये सब चीज़ें सीखने से जहाँ पर आपकी बेटी जो है वो बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, वहाँ पर वो अपना तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकती है। तो मेरे ख्याल से पहले इस माइंड सेट को बदलने की ज़रूरत है। हम लोगों को ये अवेयरनेस अपनी फैमिली की फीमेल्स को, बच्चों को, हर एक को देनी चाहिए और बचपन से ही मिलनी चाहिए। अगर आप अब्रॉड में देखते हैं तो उन लोगों का बेसिक सब्जेक्ट है ये, स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टाइक्वांडो भी है, मिक्स मार्शल आर्ट्स भी है, किक बॉक्सिंग भी है, कराटे भी है। अभी ये है कि हमारे यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है और फीमेल्स के लिए ज़्यादा इश्यूज होते हैं फैमिली की तरफ से, फैमिली ज़रा हेजिटेट फील करती हैं। बट उसके लिए अभी ये है कि फ़ीमेल ट्रेनर्स भी पाकिस्तान में बहुत सारी हैं जो आपको ये चीज़ सिखाती हैं, आपको सेल्फ डिफेंस भी सिखाती हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स भी सिखाती हैं। अगर कुछ फैमिलीज़ को जिस तरह से इश्यूज होते हैं कि मेल कोचेज़ के पास नहीं जाना या कल को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दे आर वेरी वेल प्रोफेशनल, वेरी वेल ट्रेन्ड एज वेल। लड़कियों के लिए सेफ है क्योंकि ख़वातीन को तो सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है। सो मार्शल आर्ट की तरफ अगर आप आए, मिक्स मार्शल आर्ट की तरफ, किक बॉक्सिंग, खुदा न खास्ता आप अपने एक्सपीरियंस के दौरान बता दें कभी ऐसा हुआ हो कि बाजू पे चोट ज़्यादा लग गई हो, कुछ फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि ये तो चीज़ें फिर गेम का हिस्सा रहती है ना आपकी। अच्छा, ये आपकी एक तरह से कंडीशनिंग होती है, नरिशमेंट होती है, राइट। अब एक एवरेज पर्सन को लें, अगर वो मुझे पंच करता है या वो मुझे किक करता है, मेरे लिए वो नॉर्मल है, बिकॉज हम डेली बेस के ऊपर 200 किक्स प्रैक्टिस के दौरान कर रहे होते हैं। हम लोग पुशअप्स कर रहे होते हैं, किक्स कर रहे होते हैं, वार्म अप कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें, इवन योगा भी हम लोग कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को प्रैक्टिस हुई भी होती है। अब अगर मैं अपना किसी एवरेज पर्सन को किक मारती हूँ तो मेरी किक ऑफ कोर्स स्ट्रांग है अगर आप कंपैरिजन करें तो, राइट। मुझे उसकी नहीं लगेगी बट मेरी किक उसको डैमेज कर सकती है। अगर हम लोग कोई भी जो सिंपल फीमेल्स हैं जो बाहर ट्रैवलिंग कर रही हैं, उनके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो कंपलसरी हो गया हुआ, आप देख ही रही हैं आए दिन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर न्यू इंसिडेंट्स आप लोगों को फेस करने पड़ रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे बता दें इसके लिए हेल्थ कितनी मैटर करती है। ऑब्वियसली अगर आप ओबेसिटी का शिकार हैं तो आप तो बिल्कुल भी किसी गेम में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपनी हेल्थ वाइज आपको किस तरह से ख्याल रखना है? अच्छा, अभी जो मैं इससे आपको ये आंसर दूंगी कि जो अभी हमारे ट्रेनर हैं अहमद अमीन बोतला, उनको भी अस्थमा का इशू था। तो लोगों का माइंडसेट यही है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फिटनेस की तरफ नहीं जा सकते। बट अगर हम लोग फिटनेस की तरफ जाते हैं, आप अपनी वीकनेस को ही स्ट्रेंथ बना सकते हैं और ये आपको मेंटली बहुत ज़्यादा आपको पीसफुल करता है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, आप लोग फिट रहते हैं और इसके अलावा आप स्ट्रेंथ भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आती है, आपकी टेक्निक्स के अंदर एक्यूरेसी आती है अगर आप लोग इस चीज़ को रेगुलर बेस के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो, और ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मुझे बता दें कितनी देर में आप ये ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, और अगर आप अपनी पढ़ाई साथ लेके चल रही हैं तो ऐसा तो नहीं कि कोई डिस्टर्ब होगा, आपको डे में कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन यू एक्चुअली। हम लोग डेली बेस के ऊपर 2 आवर्स की ट्रेनिंग लेते हैं क्लब के अंदर। उसमें हम लोगों की स्टडी वगैरह कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होता है, वो एक शेड्यूल होता है आपका डेली बेस का। अभी अगर फोग हो, बारिश हो, कुछ भी हो, ये एक तरह से आप समझ लें कि एडिक्शन हो जाती है और जब आप छोड़ते हैं तो आपकी बॉडी बिल्कुल आप लेजी हो जाते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फिट भी रखता है। तो ये मैं आपको कहूँगी कि हर फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इवन बच्चों के लिए भी। अब तो आप लोग हमारे इवन इंस्टीट्यूट्स में देखें, छोटे छोटे बच्चे 3 साल स्टार्ट करना चाहिए, 3 इयर्स के बच्चे भी अभी आप देखिए तो मिक्स मार्शल आर्ट्स 3 इयर्स के बच्चे भी सीख रहे हैं। अर्ली एज में ही हम लोग सीखेंगे तो हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी आगे जाके। सही। सो बहुत ज़्यादा हैवी वेट की ट्रेनिंग भी इसमें शामिल होती है? हैवी वेट आई थिंक वो जिम से रिलेटेड आ जाता है। ये जो है इसमें सिर्फ आपकी बॉडी में पंचेस की, किक्स की एक्यूरेसी होती है। अगला बंदा आपके क्लोज खड़ा हुआ है, आप उसको कितने क्लोज ट्रांस में रह के उसको टैकल कर सकते हैं। अब हम लोग अगर 2 स्टेप्स या 1 स्टेप से भी डिफरेंस से खड़े हुए हैं तो हम उसको जज कर लेते हैं। अगर वो हम पे अटैक करता है तो हम उसको पुश करके हम उसको किक कर सकते हैं, हम उसको पंच कर सकते हैं। अब हम लोगों का पंच और किक इतनी स्ट्रांग हो गई हुई है क्लासेस कर करके, बीन बैग्स के ऊपर, पैडिंग्स के ऊपर, कि हम लोग स्ट्रांग हो गए हैं अंदर से। मुझे अपनी लाइफ का कोई ऐसा वाकया बता दें कि एक पॉइंट पे आपको आके लगा हो कि मैंने बहुत अच्छा किया मार्शल आर्ट सीखकर, मुझे इसका आज फ़ायदा आज पहुँचा है। अच्छा, उसका मैं ये कहूँगी कि मैं पहले बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी
मेरी एग्रेशन बहुत अच्छी कंट्रोल हुई है, मुझे मेंटल पीस बहुत ज़्यादा मिला है और मैं स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। बट अभी जो नॉर्मल पर्सन है, मैं ये तो नहीं हूँ कि अगर मुझे आता है तो मैं उसके ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर दूँ। मेरे अंदर कंट्रोल कि अगर आपके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है ना, आपने किक बॉक्सिंग सीख ली है तो बस कोई सामने आया तो आपने उड़ा दिया। नहीं नहीं, ये चीज़ आपको कंट्रोल करना भी सिखाती है कि आप अगर अगला बंदा मीन लाइक एवरेज पर्सन है, आपने उसको किस तरीके से टैकल करना है, राइट। और आपने मतलब ये नहीं करना कि आप उसके ऊपर चढ़ जाएं और आप उसका फेस ही उड़ा दें। इट्स नॉट लाइक दैट। ये आपको कंट्रोल करना भी सिखाता है, आपको फिटनेस देता है, आपके माइंड को बहुत पीसफुल रखता है। तो ये फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, खाने पीने का ख्याल भी रखना पड़ता है क्योंकि आपको फिर इंटरनली तो स्ट्रांग होना है ना। ऑफ कोर्स हेल्दी डाइट आप लोगों को लेनी पड़ती है, मिल्क शेक्स लेने पड़ते हैं, प्रोटीन्स लेनी पड़ती हैं, आपको रॉ डाइट्स लेनी पड़ती है आपको। तो वो उससे और ज़्यादा आपको पता है कि बेनिफिट मिलते हैं। हम लोगों की बॉडी के लिए ही अच्छा है ये आजकल। सो जिम वगैरह भी आप करती हैं क्योंकि आपको फिट रहने के लिए वेट अपना मेंटेन भी तो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, टाइक्वांडो एक्चुअली ये इस तरह का मार्शल आर्ट है कि इसमें आपको जिम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आप करना चाहें तो इट डिपेंड्स ऑन यू। इसमें आपका वेट भी मेंटेन रहता है क्योंकि इसमें खड़े होकर हम लोग किक्स कर रहे होते हैं। वन टाइम में हम लोग 200 किक्स कर रहे होते हैं। तो अब आप सोचें, जब हम लोग 200 किक्स करेंगे, स्वेटिंग में हुए होंगे, तो हम लोग ऑलरेडी हमारा बैलेंस्ड रहता है वेट जो है, और डाइट के साथ हम उसको फिर मेंटेन रखते हैं। सही। देखने वाली लड़कियों के लिए आपका मैसेज क्या होगा? कितना ज़रूरी है लड़कियों के लिए और कब से स्टार्ट ले लेना चाहिए? अच्छा, देखने वाली लड़कियों के लिए भी और उनकी फैमिलीज़ के लिए भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये बहुत ज़रूरी है। जो फीमेल स्पेशली अकेले बाहर ट्रैवल कर रही हैं जॉब्स के लिए, स्कूल के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, उनको पता होना चाहिए कि आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अगर कोई मेल पर्सन उनके साथ उनकी फैमिली में से नहीं है तो किसी भी एज से स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल तो जो वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं ना, जितना लड़कियों के लिए ज़रूरी है उतना लड़कों के लिए भी ये ज़रूरी है कि उनको कम से कम अपनी सेल्फ डिफेंस के बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो चीज़ें हैं जिनको शायद हम समझते हैं कि अच्छा हमारी बच्ची सीख जाएगी तो फलां क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा। फैमिली में कोई कहेगा अच्छा लड़ाई झगड़े सिखा रहे हैं, बॉक्सिंग सिखा रहे हैं क्या, यहाँ पर तो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। बट अब इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये चीज़ें वक्त की अहम ज़रूरत बनती चली जा रही हैं। आसपास जिस तरह के हम वाक़यात सुनते हैं, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। ये बुनियादी ट्रेनिंग सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को दिलवाएं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल सेम टाइम पर नए मेहमानों के साथ मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।